नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से किया अभिषेक। उत्तराखंड के चमोली में तलाशी अभियान पूरा। युद्ध स्तर पर जुटी टीम ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला। 8 श्रमिकों ने गंवाई जान। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी के सभी पदों से छुट्टी। भाजपा ने बताया अंदरूनी मामला, तो कांग्रेस ने कसा तंज। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की न्यूजीलैंड पर दर्ज की 44 रनों की बड़ी जीत के साथ ग्रुप में भारत ने हासिल किया शीर्ष स्थान। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। और आज से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोजेदारों की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण की शुरुआत आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू करवाया गया था। प्रधानमंत्री ने वैदिक रीति से 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से अभिषेक किया। उसके बाद वस्त्र पुष्प से श्रृंगार किया। प्रधानमंत्री ने देवादिदेव महादेव की आरती उतारी और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगा। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की समाप्ति पर एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि सोमनाथ वे जाएंगे और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। श्री श्वेतवाराह ने हर हर महादेव। ओम गणानान्वा गणपति ओम नमो भगवते रुद्राय संपदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः। समर्पयामि शेषोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता देवता मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोदाय मां प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थये वेदावतारं निजवेदरूपं ज्ञानस्वरूपं गुरुज्योतिरूपं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में भगवान सोमनाथ के दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि प्रयागराज में एकता का महाकुंभ करोड़ों देशवासियों के प्रयास से संपन्न हुआ।
मैंने एक सेवक की भांति अंतर्मन में संकल्प लिया था कि महाकुंभ के उपरांत द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ का पूजन अर्चन करूंगा। आज सोमनाथ दादा की कृपा से वो संकल्प पूरा हुआ है। मैंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया और इस दौरान मैंने हर देशवासी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना भी की है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों की तलाश में 3 दिनों से सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन अब पूरा हो गया है। सर्च ऑपरेशन में सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। हिमस्खलन में फंसे 54 श्रमिकों में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया और 8 मजदूरों की मौत हो गई। आईटीबीपी, हिमवीरों, भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने असाधारण समर्पण, साहस और समन्वय का परिचय दिया, जिससे ये चुनौतीपूर्ण मिशन सफल हुआ। जिंदा रहने की जंग, जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, इसे पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के चमोली में देखा गया। जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती इन घायल मजदूरों ने करीब से देखी है जिंदगी और मौत की जंग। जैसे हम सो के उठे हैं ना, तो ऊपर से एकदम बर्फबारी का पूरा वो आया है ग्लेशियर, और जैसे ही हम उसमें से निकलने वाले थे, इसी में तो टैंक हमारा जो वो था ना, वो कंटेनर, उसको बिल्कुल पलटा लिया गया। कंटेनर नीचे गया तो आर्मी वालों ने हमको रेस्क्यू किया वहाँ से। उसके बाद आर्मी कैंप में ले गया हमको। उसके बाद ट्रीटमेंट किया वहाँ पे। उसमें एग्जाम कहीं ले गया, चोट इधर रही थी, पाँव पे, चेस्ट पे। बढ़िया है सर, ट्रीटमेंट तो पूरा अच्छा मिला सर यहाँ पे। जिंदगी भर ये लोग अपने जीवन में खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाएंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का सैलाब ऐसा टूटा कि इसमें सीमा सड़क संगठन के 54 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए। इन मजदूरों के लिए बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ के सैकड़ों जवान युद्ध स्तर पर जुट गए। सभी पेशेंटों का इलाज चल रहा है। हम फिर से रीअसेस करेंगे एंड उनकी स्थिति के अनुसार हम उन्हें डिस्चार्ज करेंगे अगले 2-3 दिनों के भीतर। 3 दिन तक बर्फीले तूफान की फिक्र छोड़ रात दिन जहां सेना समेत पूरी टीम जुटी, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी पल पल की जानकारी लेते रहे। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेज कैमरा के साथ एसडीआरएफ की संचार टीम तो पहुंची ही, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की भी मदद ली गई। रेस्क्यू मिशन चलाकर 46 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 8 मजदूरों की ठंड से मौत हो गई। पूरा रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो गया है और 46 लोग जो उसमें पाए गए और उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ और जोशीमठ से कुछ लोगों को, 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया है और सभी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूरों में एक भाग्यशाली रहा, क्योंकि वो अपने घर चला गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12, बिहार के 12, उत्तराखंड के 13, जम्मू कश्मीर से 1, हिमाचल प्रदेश से 6, पंजाब से 1, नेपाल से 10 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए थे। विशेषज्ञ इस हादसे के पीछे की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग को भी मान रहे हैं। ग्लेशियर टूटते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं। यूं तो ऐसी आपदाओं पर विभागीय नजर रहती है, लेकिन माड़ा में ऐसा हादसा हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जोशीमठ से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ समय पहले जिस भतीजे आकाश को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था, अब उनकी ही पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से छुट्टी कर दी गई है।
इतना ही नहीं, मायावती ने घोषणा कर दी कि उनके जीवित रहते कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का काम किया। मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सहित ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब पार्टी के महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पार्टी के नए राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए हैं। दोनों के कार्यों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मायावती का ये फैसला उनके पारिवारिक बिखराव की तरफ इशारा कर रहा है। और वहीं मायावती के इस फैसले को जहां भाजपा ने उनकी पार्टी का आंतरिक मामला बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मायावती अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा। मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं, घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। और वहीं पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि असमानता को ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए अध्ययन में किया है, जिससे विकसित भारत का विजन सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने अपने एक नए अध्ययन में ये ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया है। इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य, उपभोग्य वस्तुओं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 PPP यानी खरीद शक्ति समता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त $3.65 PPP रेखा पर भी गरीबी 2011-12 में 52.8% से 2023-24 में 15.6% तक तेजी से कम हुई है, जिसके लिए मुख्य कारण घरेलू प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि को बताया गया है। The IMF have projected that India will be growing at 6.5% as against 3% all over globally. And now 2 factors which are important to be noticed in IMF report is that it will be crucial for India that private investment as well as the foreign investment for institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के खपत सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है। साथ ही अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि दशकों पहले तेंदुलकर और रंगराजन फ्रेमवर्क के तहत स्थापित की गई आधिकारिक गरीबी रेखाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। अत्यधिक गरीबी समाप्त हो जाने के साथ ही हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर तरीके से देखा जा सके। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चे पर चुनौतियां हों, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सासनगिर का दौरा करेंगे। पीएम वहां एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे।
तीन मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगिर का दौरा करेंगे। वहां पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। ये केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पीएम की पहल और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत एक बार फिर साबित कर रहा है कि संरक्षण केवल किसी एक जीव प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखने का संकल्प है, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत एशियाई शेरों की दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गुजरात का गिर वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। और वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में साधारणीयता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बड़े पैमाने पर बायोगैस सीबीजी परियोजनाओं और सस्टेन प्लस परियोजना के तहत नई वित्त पोषण पहल की जाएगी। कार्यशाला में टिकाऊ खाद्य प्रबंधन मॉडल पर तकनीकी सत्र होंगे जो डेयरी अपशिष्ट को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित करते हैं। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी के साथ साथ बढ़ी हुई दक्षता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार किया जा सकेगा। और आज़ादी से अब तक के 75 वर्षों में पिछले 10 वर्ष नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इन 10 सालों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और शेष भारत के बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि लोगों के दिलों की दूरियां भी घटी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने समय की प्राथमिकता के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के 3 मंत्रों के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देकर गति देने का काम किया जा रहा है। अजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। देश का पूर्वोत्तर इलाका, जिससे पहले दुर्गम और पर्वतीय इलाका समझकर विकास की धारा से अलग समझा जाता था, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी का। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तर पूर्व कितनी बड़ी प्राथमिकता है, इसका अंदाज आप खुद एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि वो 70 बार व्यक्तिगत रूप से नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को
सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। केंद्र ने 54 मंत्रालयों को बजट का 10% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना जरूरी कर दिया। साल 2014 से अब तक देश की 54 मंत्रालयों ने 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च नॉर्थ ईस्ट पर किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में 2014 से अब तक 8 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी 10 सालों में 113% बढ़ चुकी है। बीते 10 वर्षों में 19 नए वाटरवेज बनाए गए, जिन पर 1000 करोड़ का खर्च हुआ। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। अब असम को वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन भी मिल चुकी है। रेलवे के बजट में बीते 10 सालों में 5 गुने से ज्यादा के इजाफे के साथ 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम के तहत 90 परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2024-25 के बजट में नॉर्थ ईस्ट में सड़क निर्माण के लिए ही 19,338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,000 किलोमीटर सड़क में से 4,200 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में 190 परियोजनाओं पर 83,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होना है। टाटा समूह ने $3.3 अरब के निवेश के साथ देश का पहला सेमीकंडक्टर टेस्टिंग सिस्टम पर काम शुरू किया है, जो पूरी नॉर्थ ईस्ट की दिशा और दशा बदलने जा रहा है। असम में जो प्लांट लगेगा, उस प्लांट से डेली 4 करोड़ चिप्स बन के निकलेंगी। 4 करोड़ डेली 4 करोड़ चिप्स। और ये दुनिया के हर बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, उन सब के डिवाइसेस में मेड इन असम, मेड इन इंडिया चिप्स लगने वाली है। साल 2022-23 में पीएम मोदी की सलाह पर 100% केंद्र प्रायोजित योजना पीएम डिवाइन की शुरुआत की गई, जिसमें 2024 तक करीब 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में एशिया के 4 सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। As Minister of Communications and Minister of Donor, I commit to you that we will ensure that every investment receives its priority, not only in the state of Assam, but across the length and breadth of the Northeast. रिलायंस ग्रुप, अदानी, वेदांता समेत कई कारोबारी समूहों ने हाल ही में संपन्न हुए एडवांटेज असम 2.0 के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते किए। कई स्टार्टअप्स भी अब इस रीजन में रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर केंद्र की समावेशी नीति और योजनाओं के सैचुरेशन की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने वाली विकास की कहानी में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो गए। काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं। अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा। और हरियाणा के रोहतक में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास सूटकेस में एक शव मिला है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नारवाल ने का बताया जा रहा है। और हिमानी राहुल गांधी की चर्चित भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रह चुकी है। हिमानी की मां ने कांग्रेस पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। प्रदेश की सियासत में इससे हड़कंप मचा दिया है। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, सूटकेस में मिली हिमानी नरवाल की लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी चर्चित हिमानी नरवाल। हिमानी की मां सविता ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला उपमंडल में बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह बंद सूटकेस में एक युवती का शव मिला।
युवती की पहचान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। गौरतलब है कि युवती की लाश सांपला बस स्टैंड से दिल्ली की ओर जाने वाले पुल के पास सड़क किनारे एक नीले रंग के बड़े सूटकेस में मिली। हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। हिमानी कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हैं। हिमानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आई थी। हिमानी की मां की आंखों में आंसुओं और आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों छलक रहे हैं। उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं और कौन होगा। अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब जबकि मतलब इतने नजदीक थे कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा उनके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बड़े सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित है, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हैं या सामान्य आदमी। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मृतका की मां के आरोप को सही बताया। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है। दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है, और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई। कांग्रेस में कार्यकर्ता की हत्या का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी इसका एक इतिहास है। साल 1995 में तंदूर कांड देश के सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में से एक है। तत्कालीन दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नैना भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। केरल में कांग्रेस के गुटों के बीच हिंसक झड़पें समय समय पर रिपोर्ट की गई हैं। 1980 और 1990 के दशक में कुछ मामलों में कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन ये ज्यादातर व्यक्तिगत या क्षेत्रीय विवादों से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर जलगांव की मुक्ताई नगर पुलिस थाने में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने बताया कि महाशिवरात्रि के दौरान कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा में उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की गई। इस मामले में मोबाइल द्वारा वीडियो कॉल किए जाने की बात भी प्रारंभिक जांच में सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। घटना के समय पीड़ित के साथ अंगरक्षक मौजूद थे और उनके हस्तक्षेप के बाद मामला काफी बिगड़ गया। पुलिस निरीक्षक नागेश N मोहिते ने बताया है कि जिन 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसमें अनिकेत नामक आरोपी के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। इधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगारेड्डी जिले में IIT हैदराबाद में छात्रों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाने में नवाचार और दृढ़ संकल्प के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को ऐसे विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। स्टार्टअप में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत के निवेश अवसरों का भी लाभ उठा सकें। Every word was amplified. A thought process with which you all are involved. He indicated we don't only create ideas, we ideate, we innovate, we accomplish. When you monetize every second, every moment, you do justice not only to yourself, but to humanity. But you are greatly privileged when you happen to be in Bharat, home to 1/6 of humanity. वोटर लिस्ट में हेराफेरी और फर्जी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के आरोप भाजपा नेता नलिन कोहली ने
कहा कि 2 राज्यों में एक ही एपिक नंबर का होना फर्जी नहीं है। जब मतदाता राज्य और विधानसभा क्षेत्र अलग अलग हो तो फिर इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है। टीएमसी ने जो सवाल उठाया था, चुनाव आयोग ने उसका बहुत ही उपयुक्त जवाब दिया है। डुप्लीकेट इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता की तरफ इशारा नहीं करते हैं। यदि 2 राज्यों में जिनमें 2 अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग फोटो है, 2 अलग नाम है, 2 अलग बूथ है, उन पे अगर एक ही इलेक्शन नंबर कार्ड हो तो उससे कैसे चुनाव प्रक्रिया में फर्क पड़ सकता है? क्योंकि उसका दुरुपयोग थोड़ी ना हो सकता है। यूपी का कार्ड थोड़ी ना पश्चिम बंगाल में हो सकता है, जब व्यक्ति ही अलग है, स्थान ही अलग है, बूथ ही अलग है। तो मुझे लगता है बड़ा सटीक जवाब आया चुनाव आयोग का, और राजनीतिक रूप से और हर रूप से, संवैधानिक रूप से देश के हित में चुनाव आयोग मजबूती से अपना काम करे, निष्पक्ष चुनाव हो, ये तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और वहीं दिल्ली भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल का दिल्ली भाजपा कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में रह रहे सभी पूर्वांचल वासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली में 27 वर्षों के बाद सत्ता में बीजेपी सरकार पूर्वांचल वासियों के कारण है। चाहे राम जी के गांव से हो, चाहे सीता जी के गांव से हो, परंतु एक उपाधि आपको देना चाहूंगी कि आप सब हो तो हनुमान जी। पार्टी के हनुमान बनके जो काम आपने किया, वर्षों की तपस्या, मेहनत, निष्ठा, समर्पण के साथ आज की ये जीत उसका नतीजा है। बार बार जिक्र आ रहा है 27 वर्ष के बाद सरकार। अरे प्रभु राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, परंतु हमारा वनवास वर्षों तक चलता रहा। और वहीं समारोह में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भी भोजपुरी अंदाज में सभी पूर्वांचल वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा यह बहुत ही गौरव और स्वाभिमान का दिन है। दिल्ली में 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। पूर्वांचल वासियों ने सरकार बनाने में जो योगदान दिया, अब सरकार चलाने में भी वही योगदान देना है। बड़ा गौरव के दिन बा, बहुत ही स्वाभिमान के दिन बा। दिल्ली के युद्ध में जो विजय मिलल बा, ओकरे खातिर पूर्वांचल के प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठल बा, ओकरों के, जो दिल्ली के घर घर में बैठल बा, ओकरों के जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। सबका के धन्यवाद बाटे। पूर्वांचल सरकार बनाने में जो योगदान दिया, अब सरकार चलाने में, दिल्ली को सजाने में भी उतना ही योगदान देना है। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में अवैध प्रवासी समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। तिरुवनंतपुरम में एक व्याख्यान के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि अवैध प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरनाक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा में गोवर्धन नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। लगभग 150 साल पुराने इस मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। मुंबई की एक अदालत ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोपों के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। फिट इंडिया अभियान के तहत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से साइकिलिंग मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और हरियाणा पुलिस में डीएसपी जोगिंदर शर्मा भी शामिल हुए। जोगिंदर ने इस पहल की सराहना की। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जादवपुर घटना के विरोध में सोमवार को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों में बंद की घोषणा की है। छात्र विंग ने दावा किया कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के वाहन में परिसर से जाते समय उनके एक समर्थक को कुचल दिया। 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के समान ईपीआईसी नंबर होने के मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि ईपीआईसी नंबर समान हो सकते हैं। हालांकि कोई भी वोटर अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है।
और आइए खबरों का रुख करते हैं तो आपको बता दें कि मुंबई की एक अदालत ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोप में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच केस प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माधवी पुरी के साथ साथ 5 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला एक कंपनी की कथित धोखाधड़ी पूर्ण लिस्टिंग से जुड़ा हुआ है। हाल ही में माधवी पुरी बुच का बतौर सेबी चेयरपर्सन कार्यकाल खत्म हुआ है। अदालत ने कहा है कि वो जांच की निगरानी करेंगी और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। वहीं शिकायतकर्ता ने सेबी अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने रेगुलर कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इससे बाजार में हेरफेर और कॉरपोरेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला है। एक अयोग्य कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में आज खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। भारत की जीत के साथ ही सेमीफाइनल में लाइनअप भी अब तय हो गया है और पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेले गए ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वनडे में भारतीय टीम रिकॉर्ड 13वीं बार लगातार टॉस हार गई। भारत की शुरुआत खराब रही और शुभमन गिल 2 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। कुछ ही देर बाद कप्तान रोहित शर्मा 15 रन बनाकर जेमिसन का शिकार बने। विराट कोहली भी 11 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर ही आउट हुए। चौथे विकेट के लिए अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच 98 रन की साझेदारी हुई। अक्षर पटेल को 42 के स्कोर पर आउट कर इस साझेदारी को रचिन रविंद्र ने तोड़ा। श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए सर्वाधिक 79 रन की पारी खेली। लोकेश राहुल ने 23 और रविंद्र जडेजा ने 16 रन का योगदान दिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने 45 गेंद में 45 रन की पारी खेली। निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 249 रन बनाए। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही। रचिन रविंद्र 6 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। विलियम को 22 के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया। इसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे। हालांकि केन विलियमसन ने एक छोर संभाले रखा और 81 रन की शानदार पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी के आगे कीवी टीम 45.3 ओवर में 205 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इस मुकाबले के परिणाम के साथ ही सेमीफाइनल लाइनअप भी तैयार हो गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं भारत की शानदार जीत पर दुबई में मौजूद क्रिकेट प्रेमी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि इस बार टीम इंडिया खिताबी जीत हासिल करने में जरूर सफल होगी। बहुत खुश है सर। मैं ये चाहता था कि मेरा ना जब से ये शेड्यूल डिसाइड हुआ था, मुझे हमेशा यही था कि सेमीफाइनल किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में ना मिले, क्योंकि फाइनल की हमारी वो पुरानी है भूली बिसरी यादें हैं जो 19 नवंबर वाली, जहाँ पे फाइनल में वो अलग बीस्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। तो वो एक थोड़ा डर भी था, इसीलिए मैं चाहता था कि किसी तरीके से आप जीत जाएं, सेमीफाइनल में मिल जाए। और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना एज कम्पेयर टू फाइनल में हराना बहुत ईजी है। वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, डिफेंडिंग दिस काइंड ऑफ टोटल। आई वाज थिंकिंग एक्चुअली इंडिया वाज लाइक half the inning I thought India was like 20 runs short of par score, but I think facing India's quality of spin bowler on this kind of track was very difficult. It was a really exciting match today, and what to say about our players, they are fantastic. बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत इंजॉय किए हम लोग। इंडिया बहुत अच्छा खेली, खासकर इंडिया का बॉलिंग इस टाइम सबसे बेस्ट है इस चैंपियन ट्रॉफी में। क्या बॉलिंग किया भाई, मजा आ गया, मजा बांध दिया। Hats off to Varun, the way he bowled, he proved he's not just a T20 player, he's born for greatness. और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है।
भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही अंतिम 4 में जगह बना ली थी और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद सेमीफाइनल की लाइनअप भी तैयार हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 4 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को ग्रुप स्टेज के 3 मैचों में से केवल 1 में ही जीत मिली है। 2 मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड ने इस सीजन के ग्रुप स्टेज में 3 में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। उसे भारत के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 3 मैचों में से 2 में जीत मिली, जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बहरहाल अब चारों टीमें तैयार हैं टूर्नामेंट के खिताबी दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली 2 दिग्गज टीमें कौन कौन सी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही अंतिम 4 में जगह बना ली थी और अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के बाद सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 4 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगर बात की जाए तो ग्रुप स्टेज के 3 मैचों में से केवल 1 में ही जीत मिली है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो गया है और पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही अंतिम 4 में जगह बना ली थी और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद सेमीफाइनल की लाइनअप भी तैयार हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 4 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को ग्रुप स्टेज के 3 मैचों में से केवल 1 में ही जीत मिली है। 2 मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड ने इस सीजन के ग्रुप स्टेज में 3 में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। उसे भारत के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 3 मैचों में से 2 में जीत मिली, जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बहरहाल अब चारों टीमें तैयार हैं टूर्नामेंट के खिताबी दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली 2 दिग्गज टीमें कौन कौन सी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। विदर्भ और केरल के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी के बढ़त के आधार पर विदर्भ की टीम चैंपियन बनकर सामने आई। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाया। विदर्भ ने इससे पहले 2017 से 18 और 18 से 19 सीजन में लगातार 2 बार चैंपियनशिप जीती थी। पिछले सीजन में भी विदर्भ फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। विदर्भ की इस जीत में करुण नायर की शतकीय पारी का अहम योगदान रहा। मैच में मेजबान विदर्भ टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए थे और इसके बाद केरल की पहली पारी 342 रनों पर ही सिमट गई। पहली पारी के आधार पर विदर्भ को 37 रनों की लीड मिली। इसके बाद विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 375 रन बनाए, जिसके बाद दोनों टीमों ने ड्रॉ पर सहमति जताई। रविवार को दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डीडीए और एमसीडी के बीच यमुना
ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने बाजी मारी और इस मौके पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 10वीं यमुना ट्रॉफी का खिताब डीडीए के नाम रहा और मुख्य अतिथि रहे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, क्या कहेंगे आज डीडीए को विजेता ट्रॉफी दी? देखिए, मैं तो बधाई देता हूं और ख़ास तौर से आयोजकों को इस बात की कि माँ यमुना के नाम पर ये 10वां टूर्नामेंट है। जो मुझे बताया गया कि 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और डीडीए उसमें विजेता बन के निकली है। तो आप देखेंगे तो डीडीए वैसे भी विजेता बन के ही निकल रहा है। समाज के हर वर्गों को, कमज़ोर वर्गों को मकान देना, बनाकर देना और जो सुविधाएँ देती हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं डीडीए की टीम को भी और एमसीडी की टीम जो इस फाइनल में आके बहुत अच्छा खेली है। लेकिन हार और जीत तो खेल का एक पहलू है और मेरा ये मानना है कि हारने वाला सीखता है और जीतने वाला जीतता है। तो मैं एक बार पुनः आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट था और जितने भी दर्शक यहाँ आए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। सर, पर्यावरण के प्रति ये मैच खेला जाता है और आप लोग भी यमुना के प्रति बहुत सजग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एनवायरनमेंट को लेके दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और हमने बार बार कहा है कि माँ यमुना निर्मल रहो, अविरल हो। वो हमारी एक प्राथमिकता भी है और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत तेज़ी से उस पर काम शुरू हुआ है और निस्संदेह आने वाले 3 वर्षों में हम एक यमुना एक्सप्रेसवे बड़ा खूबसूरत सा वहाँ देखेंगे यमुना रिवर का। और वो एक ऐसा पिकनिक स्पॉट बनने वाला है दिल्ली वालों के लिए जिसमें पर्यावरण की चिंता करते हुए हम बहुत खूबसूरत स्थान उसको बनाएंगे। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी जो कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर यमुना पर आप एक टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 10वीं यमुना ट्रॉफी जीतने के बाद डीडीए के उपाध्यक्ष भी काफी उत्साहित नजर आए। डीडीए के उपाध्यक्ष वीके सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। चेयरमैन वीके सिंह जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आखिर क्या कहेंगे 10वें यमुना ट्रॉफी के लिए? नहीं, ये 10वीं यमुना ट्रॉफी का ये 10वां संस्करण है। ये मुझे खुशी हो रही है कि ये डीडीए के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है। ये डीडीए के 18 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो दिल्ली में है, उसमें सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। फाइनली डीडीए ने मैच जीत लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। डीडीए अच्छा खेली, एमसीडी भी अच्छा खेली, लेकिन डीडीए आज के दिन में ज़्यादा अच्छा खेली और मैच जीता। हमें इस बात की खुशी है। डीडीए के ऑफिसर्स जैसे दिल्ली की सेवा में सजग हैं, वैसे ही आज उन्होंने खेल भावना का प्रदर्शन किया, अपने खेल के कौशल का परिचय दिया और ये टूर्नामेंट जीता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर्यावरण के प्रति ये मैच कराए जाते हैं, खासतौर पर यमुना ट्रॉफी नाम रखा गया है, तो यमुना को स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यमुना तो दिल्ली की लाइफलाइन है। तो यमुना ट्रॉफी नाम ये इंगित करता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और ये एक ऐसा खेल का मंच है जिसके द्वारा हम ये पर्यावरण जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके सरकारी डिपार्टमेंट्स ये टूर्नामेंट खेलते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग खेल के मंच पे आके और एक खेल भावना का जो संचार होता है वो आई थिंक सारे डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों को अच्छा अवसर भी बनाती होगी, क्योंकि खेल भावना ऐसी चीज़ है कि मतलब आपकी कई सारी चीज़ें सिखा देती है आपको। तो ये मैं इसका आई रियली वेलकम दिस और सभी को एक साथ आने का मौका देता है। और अभी हम देख रहे हैं कि सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब यहाँ पे बराबर हैं। जो सबसे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो ये थे वीके साहब जो कह रहे थे खेल भावना के साथ ये पर्यावरण का एक अच्छा संदेश देता है मैच। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10वीं यमुना ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डीडीए के सहयोग से आयोजित इस क्रिकेट मैच के लिए जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर रश्मि सिंह ने टॉस किया। टॉस जीतकर डीडीए ने एमसीडी को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में रश्मि सिंह ने कहा कि मैच के द्वारा खेल भावना के साथ पर्यावरण का अच्छा संदेश जाता है। दिल्ली में यमुना ट्रॉफी की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर रश्मि सिंह जी। मैम, क्या कहेंगे, आज टॉस किया आपने? मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख कर के कि यहाँ आज फाइनल्स हो रहे हैं और डीडीए और एमसीडी के बीच में, और जिस तरह से यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स इतने उत्साह के साथ में मौजूद हैं
तो ये दिखता है कि स्पोर्ट्स को वो कितनी अहमियत दे रहे हैं। और जो यमुना ट्रॉफ़ी की ये श्रृंखला आपने अनवरत जो रखी है बना करके, और इसमें जो एक स्पिरिट है स्पोर्ट्समैनशिप के स्पिरिट के साथ साथ एक टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट, एक फ्रेटर्निटी की जो भावना मुझे दिखाई दे रही है, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। और यह भी पता चला कि आप डेडिकेट करते हैं यमुना ट्रॉफ़ी को पर्यावरण में उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए, तो एक बहुत अच्छा सोशल कॉज भी है। और जितने लोग इसमें शामिल हैं, मुझे पता है कि वो अपने अपने प्रोफेशंस में बड़े व्यस्त हैं, उसके बाद भी वो समय निकाल करके, वो कोई मीडिया में है, कोई मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, तो सब अपने बड़े मतलब हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस अलग अलग इसमें, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के प्रति जागरूकता के लिए उन्होंने अपना समय दिया है और बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये जान करके बड़ी खुशी हुई। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपकी जैसे 16 टीम्स इस बार आई हैं, तो शायद और भी ज़्यादा जो है नंबर्स की होड़ लग जाएगी आने के लिए। और प्रोफेशनल्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट को आप इन्वॉल्व यहाँ जो किया जा रहा है, तो ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार इस तरह के आयोजनों को करना हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए आसान नहीं होता है। तो जब कोई और बॉडी जब आयोजित करती है, तो हमारे डिपार्टमेंट में सरकार के बीच में इतनी प्रतिभाएं, स्पोर्टिंग टैलेंट्स है, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका हो जाता है अपने स्पोर्टिंग टैलेंट्स को सामने लेकर के आना। रश्मि सिंह जी जो कह रही हैं, ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दुनिया साथ ही पूरे देश में रमज़ान की धूम है। हर तरफ एक अलग तरह का समा रमज़ान की अहमियत बयां कर रहा है। जहां मस्जिदें गुलजार हो गई हैं, वहीं लजीज पकवानों की खुशबू से फिजा महक रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमज़ान की बधाई दी है। देखिए हमारे संवाददाता नवाजिश चौधरी की ये खास रिपोर्ट। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रविवार को पहला रोज़ा रखा गया। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोज़ादारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में रमज़ान की रौनक का अलग ही रंग है। यहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में रोज़ादार जमा हुए हैं। शनिवार की रात से रमज़ान की विशेष नमाज तरावीह का भी आगाज़ हो चुका है। ये महीना अपने अंदर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारगी का पैगाम रखता है, क्योंकि इस महीने में तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने सिख भाई हो, सब एक दस्तरखान पे बैठते हैं और रोज़ा कुशाई करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमज़ान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। रमज़ान मुबारक। वहीं बाजारों में भी रमज़ान की ज़बरदस्त रौनक देखी जा रही है। भूख की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हमारे वेस्टेज चीज़ें होती है, जो हमें निगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो क्या होता है, वो भूख की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो वो रिजनरेट होती है और रिफाइन होती है। पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह से। जामा मस्जिद पे हमने भी पहला रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा। सब लोग यहाँ आए हैं, रोज़ा रख के आए हैं, बड़े खुश हैं। रोज़ा अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रशिक्षण देता है। रोज़ादार की अंतरात्मा उसे नेक इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार सिखाती है। रोज़े का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भूख प्यास पर काबू पाना नहीं है। यह आत्म संयम, अल्लाह के प्रति समर्पण और सही राह पर चलने का संकल्प है। रोज़े की बरकत का यारो माजरा ही और है। खैर कर लेकर ख़जाने माह रमज़ा आ गया। जी हाँ, बाजार सजे हुए हैं, मसाजिद सजी हुई हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। विभिन्न रंग के यहाँ पकवान सजे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त रौनक जामा मस्जिद में आज देखी जा रही है। पहले रोज़े का इफ्तार है तो रौनक भी क्यों ना हो, चारों तरफ एक जश्न का सा माहौल है। माह रमज़ान का खैर मकदम लोगों ने बहुत ढंग से किया है। कैमरामैन अरमान खान के साथ नवाजिश चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं देश और दुनिया में जहां कई बार भोजन की बर्बादी की खबरें सामने आती हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती।
ऐसे ही लोगों को रोटी मुहैया कराने के लिए वर्षों पहले पहल की उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के विक्रम पांडे ने। उनके इस नेक कार्य पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रोटी रोटी में फर्क होता है। किसी को इतनी नसीब है कि वो इसे खा नहीं पाता और कोई इसे पाने की आस में न जाने कितने दिन और कितनी रातें भूखे रहकर गुजार देता है। कुछ ऐसा। और वहीं दिल्ली में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित महासत्संग आनंदम में श्री श्री रविशंकर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर आधारित किताब मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण का लोकार्पण किया। किताब के लेखक ICPRD के फाउंडर प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह हैं, जिन्होंने इस किताब में 2014 से लेकर वर्तमान तक प्रधानमंत्री की विदेश नीति का वर्णन किया है। 2014 से पहले जो सरकारें थी, जो विदेश नीतियां, उस पर जो बात हो रही थी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रधानमंत्री जी ने जब देश का नेतृत्व किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उस किताब में जो 2014 से लेकर 2000 अब तक 25 तक जो उनकी कार्य ये थी, उसको हम लोगों ने एक आगे लेके जा रहे हैं उसको। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई करके सुंदर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और पूरी दिल्ली को स्वच्छ किया जाएगा। ये बात उन्होंने दिल्ली में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित महासत्संग आनंदम कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के वैश्विक प्रभाव हैं और इसके माध्यम से पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने यमुना घाटों की सफाई का विशाल कार्य किया था और हजारों ट्रक कचरा हटाया था। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने 1000 वर्षों बाद प्राप्त हुए पवित्र अवशेषों का अनावरण किया, जो मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के थे। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण लिंगम नहीं था, ये भूमि से 2 फीट ऊपर स्थित था। 2007 में हुए भूवैज्ञानिक विश्लेषण में इसमें असाधारण चुंबकीय गुण पाए गए, जिनकी संरचना अब तक ज्ञात किसी भी सामग्री से मेल नहीं खाती। ये पवित्र अवशेष 4 और 5 मार्च को चिन्मय मिशन लोधी रोड में दर्शन के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई अभियान पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग का मेरी दिल्ली मेरी यमुना अभियान 2010 में ही प्रारंभ हो चुका था। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पश्चिम दिल्ली में से सांसद सदस्य कमलजीत सहरावत, विधायक तिलक राम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जब आपके माध्यम से हजारों आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने यमुना घाट पे सफाई का कार्यक्रम लिया, जिसमें हजारों ट्रक कूड़ा निकाला गया, वो आपकी मुहिम इस दिल्ली में इस बार बदलाव की कारण बनी। हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महा आरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराएंगे। जितनी सारी विकृतियां दिखती है समाज में, इन सब का उत्तर सिर्फ अपना अध्यात्म। अध्यात्म पथ में कोई चलता है तो विकृतियां जीवन से हट जाते हैं, जीवन से हटते समाज में से दूर होने लगते हैं। समाज में सुख शांति के लिए गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों चीजों को हमें अपनाना है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।